Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are studying our EVS book of 5th class. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी EVS बुक 5th क्लास की. एंड डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ माई 5th वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट लेसन. मेरा ये 5th वीडियो है, 5वां वीडियो है फर्स्ट लेसन का. I have posted 4 videos already, so students who did not watch the previous 4 videos, जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं उनको पहले प्रीवियस 4 वीडियोस वॉच करने चाहिए, देखने चाहिए, so that they can understand the whole lesson in a better way, ताकि वो एक ठीक तरह से सारा लेसन उनको समझ में आ सके. एंड I have also given some written works of in these videos, in these previous videos. इन जो पहले के वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं 4 वीडियोस, इनमें मैंने काफ़ी रिटर्न वर्क भी दिया है, लिखित कार्य भी दिया है, विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स, जो कि आपको अपनी नोटबुक्स में करना है. एंड शो द नोटबुक टू मी, और मुझे नोटबुक चेक करानी है, दिखानी है. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अप टू हियर. हम लोग पढ़ चुके हैं यहां तक के क्वेश्चन आंसर. आई हैव टोल्ड यू द क्वेश्चन आंसर अप टू हियर. द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द पेज नंबर 8. इट इज द पेज नंबर 8. ये पेज नंबर 8 है. एंड ऑन द पेज नंबर 8 आई हैव टोल्ड, आई हैव सॉल्व्ड द 3 क्वेश्चन एंड देयर आंसर इन प्रीवियस वीडियो, इन द यस्टरडेज वीडियो. कल का जो वीडियो था उसमें मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए थे. एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज आंसर इन योर नोटबुक्स. और मुझे आशा है कि आपने जरूर यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में. एंड डियर स्टूडेंट्स, यू शुड डू द रिटन वर्क एंड आल्सो लर्न देम डे टू डे. रोजाना जो भी वर्क मिलता है उसको आपको डेली अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना चाहिए. एंड उसको लर्न करने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए. और इसमें रिटन वर्क भी आपको करना चाहिए, रिटन स्टाइल से, रिटन प्रैक्टिस से आपको उसको लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए. और ओरल भी, दोनों तरीकों से आपको जो भी वर्क आपकी नोटबुक में होता जा रहा है उसको कंप्लीट करने की प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए. बिकॉज इट इज ए बोर्ड क्लास, दिस सेशन, ये जो सेशन है आपका ये बोर्ड क्लास का है. एंड यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेशन. सेशन की बिगनिंग से ही, शुरुआत से ही आपको अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलना है. नाउ इट इज द 4th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. यहाँ पर जो ये सीरीज दी गई है फाइंड आउट एंड टेल, इसका ये 4th क्वेश्चन है. यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स, और आपको अपनी नोटबुक्स में ये करना है. आई एम टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता रहा हूं. लुक एट द स्क्रीन केयरफुली, ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर. मेक ए टेबल, एक टेबल बनाइए, एक सारणी बनाइए इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में. एंड राइट डाउन, और लिखिए व्हेन डू यू विजिट, आप कब विजिट करते हैं. विजिट करना यानी किसी से मिलना. आप कब मिलते हैं, आप कब विजिट करते हैं. योर रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स से यानी आपके संबंधियों से आप कब मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ड्यू टू नेसेसरी वर्क. नेसेसरी वर्क के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है कारण से. कभी कभी कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे हम जरूरी काम होने पर ही विजिट करते हैं जिनको. तो यहां पर एक उदाहरण दिया गया कि कब आप मिलते हैं. तो ड्यू टू नेसेसरी वर्क, नेसेसरी वर्क यानी जरूरी कार्य, ड्यू टू यानी कारण से, जरूरी कार्य के कारण से मिलते हैं आप. या ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, फेस्टिवल्स यानी त्योहार, त्योहारों के दौरान आप मिलते हैं. जब कभी त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग यानी दौरान अपनी जो रिलेटिव्स होते हैं, कई बार हम लोग गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब भी हम कई लोगों से मिल पाते हैं. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप क्या क्या उसमें कारण लिख सकते हैं आपके, कि कब आप उनसे मिलते हैं.
क्या आप नेसेसरी वर्क के दौरान ही मिलते हैं, जरूरी कार्य होने के दौरान मिलते हैं, या ड्यूरिंग फेस्टिवल्स या त्योहारों के दौरान मिलते हैं, और या अकेजन्स या कोई अवसरों पर या कोई दूसरे अवसरों पर मिलते हैं, एटसेट्रा आदि। इस तरह के कुछ आपको रीज़न लिखने हैं, कारण लिखने हैं कि कब आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं। यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ टेबल, इस तरह की टेबल आपको ड्रॉ करनी है। दिस टेबल हैज़ 3 कॉलम्स, 3 कॉलम है इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द फर्स्ट कॉलम इज नैरो, पहला जो कॉलम है वो संकरा है, कम उसकी विड्थ रखनी है। यू हैव टू मेक द सेकंड एंड थर्ड कॉलम इन ए मोर विड्थ। ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम आप बनाएंगे ये ज़्यादा विड्थ के आपको बनाने हैं, ज़्यादा चौड़ाई के आपको बनाने हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो प्रश्न है वो आपको सबसे पहले राइट डाउन करना है। यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन पर। एंड द बुक्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द शॉप, शॉप पर बुक्स भी अवेलेबल है। यू कैन बाय द बुक्स फॉर हेल्प के लिए आप अपनी बुक्स को भी बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं शॉप से। एंड इफ यू डोंट हैव एनी बुक, यदि आपके पास कोई बुक नहीं है, देन यू कैन यूज द स्क्रीन फॉर दिस, इसके लिए आप स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर इट, इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करना है। देन यू हैव टू राइट द टेबल, देन यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, उसके बाद आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। फॉर ड्रॉइंग द टेबल यू हैव टू यूज द रूलर, आपको रूलर यूज करना है, ध्यान रहे। आपको स्केल यूज करनी है टेबल ड्रॉ करने के लिए। डोंट स्केच द सिंगल लाइन विद योर हैंड ओनली, केवल हाथ से तिरछी लाइनें नहीं खींचें। यू हैव टू स्केच द लाइन, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन स्ट्रेट लाइनें यानी सीधी लाइनें आपको ड्रॉ करनी है। एंड एवरी यूज रूलर फॉर एवरी लाइन, द हॉरिजेंटल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजेंटल लाइन्स, खड़ी लाइनों के लिए भी और आड़ी लाइनों के लिए भी, यानी वर्टिकल लाइन्स के लिए भी और हॉरिजेंटल लाइन्स के लिए भी आपको रूलर की हेल्प लेनी है। यू हैव टू राइट डाउन द टॉपिक ऑफ द कॉलम, हर कॉलम का टॉपिक आपको राइट डाउन करना है। द फर्स्ट कॉलम इज रिलेटिव्स, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स इन दिस कॉलम, आपको इस कॉलम में रिलेटिव्स के नेम लिखने हैं, यानी संबंधियों के नाम लिखने हैं। रिलेटिव्स मीन्स होता है संबंधी, आपके जो संबंधी हैं यहाँ पर पहले से लिखे हैं नाम, वही आपको नाम लिखने हैं आपको भी। द फर्स्ट रिलेटिव्स इज मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। मैटरनल वर्ड कब लिखा जाता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब मम्मी के जो रिलेटिव होते हैं, मम्मी से जो रिलेशन रखने वाले लोग होते हैं, उनके लिए हम मैटरनल लिखते हैं। और जो फादर यानी पापा से रिलेशन रखने वाले जो लोग होते हैं उनको हम पैटर्नल लिखते हैं। तो मैटरनल जब लिख दिया जाता है तो इसका मतलब है कि ये मम्मी से रिलेटेड है। तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर का मतलब ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी भी होता है और नाना जी भी होता है। ग्रैंड मदर का मतलब दादी जी भी होता है और नानी जी भी होता है। लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पर पैटर्नल लिख देते हैं तो यहाँ पर दादाजी बन जाता है और दादी जी बन जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मैटरनल लिख देते हैं तो वही ग्रैंडफादर का मीनिंग नाना जी हो जाता है। तो यहाँ पर मैटरनल लिखा हुआ है यानी ये नाना जी, यहाँ पर इसका मीनिंग नाना जी का निकलेगा और ये नानी जी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने मैटरनल मेंशन कर दिया है, उल्लेख कर दिया है इसका। सेकंड जो यहाँ पर पैटर्नल लिखा हुआ है सेकंड कॉलम सेकंड रो में, देखिए जो खड़े होते हैं इनको कॉलम कहा जाता है, जो आड़े होते हैं उनको रोज कहा जाता है। दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज। इस टेबल में 3 कॉलम हैं एंड 1 2 3 4 5 रोज हैं। तो इसी एक टेबल आपको ड्रॉ करनी है जिसमें 3 कॉलम एंड 5 रोज की आपको टेबल बनानी है। यू शुड टेक ए सफिशिएंट स्पेस इन एवरी रो। हर एक रो में पर्याप्त आपको स्पेस रखना चाहिए। मैं तो आपको कहूँगा कि
आपको 2 लाइन्स मिनिमम लेनी चाहिए 1 रॉ में, ताकि आप फर्स्ट लाइन में उसका रिलेशन, ये मैटरनल और पैटर्नल जो भी आपको मेंशन करना है वो आप लिख सकें, और सेकंड और थर्ड लाइन में आप उसके रिलेशन आपका लिख सकें, किस रिलेशन की बात हो रही है। तो आपको मिनिमम 2 लाइन्स जरूर लेनी चाहिए 1 रॉ में, या 3 लाइन्स भी आप ले सकते हैं। और अगर आपका पेपर फिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप उस नेक्स्ट जो रोज है उनको नेक्स्ट पेपर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। सो इट इज द फर्स्ट रॉ मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, यानी नाना जी एंड नानी जी। इन द सेकेंड रो पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, मतलब दादाजी एंड दादी जी। आप इस बात को जरूर समझें कि मैटरनल यानी मम्मी से जुड़े हुए रिलेशन, पैटर्नल मीन्स पापा से जुड़े हुए रिलेशंस। देखिए वही ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर यहाँ हैं, वही ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर यहाँ हैं, लेकिन ये मैटरनल है इसलिए नाना जी और नानी जी हो जाते हैं, और ये पैटर्नल है इसलिए ये दादाजी एंड दादी जी हो जाते हैं। देन इन द थर्ड रो बुआ जी फूफा जी एंड अंकल आंट। देखिए बुआ जी, अंकल, बुआ जी को भी आंट कहते हैं और चाची जी को भी आंट कहते हैं। यहाँ पर भी मैटरनल और पैटर्नल का फर्क आ जाता है। अंकल जो शब्द है वो चाचा जी के लिए भी आता है, ताऊ जी के लिए भी आता है, फूफा जी के लिए भी आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मैटरनल और पैटर्नल जोड़ देते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हिंदी वाले जो रिलेशन है वो लिख दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर मैटरनल और पैटर्नल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में इनको लिखना चाहते बुआ जी और फूफा जी को, तो आपको बुआ जी के लिए मैटरनल आंट लिखना होता, सॉरी पैटर्नल आंट लिखना होता, क्योंकि बुआ जी पापा से रिलेशन होता है बुआ जी का, और फूफा जी जो है वो अंकल, जो अंकल आप लिखना चाहते तो इसका मैटरनल पैटर्नल आंट्स हस्बैंड ऐसा आपको लिखना होता अगर आप एकदम क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर बुआ जी फूफा जी इसीलिए लिख दिया गया है ताकि इतना लंबा आपको नहीं लिखना पड़े, और ब्रैकेट में अंकल आंट लिख दिया गया है। मौसा जी मौसी जी, इनको भी अगर आपको ये क्लैरिफाई करना हो एकदम इंग्लिश में तो थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन इसीलिए यहाँ पर मौसा जी एंड मौसी जी लिख दिया गया है, अंकल आंट। तो ये कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, यहाँ पर 4 टाइप के रिलेशंस दिए गए हैं। इनमें आपको सेकंड जो कॉलम है उसमें लिखना है डू यू लिव विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हैं। ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर रिलेशंस, क्या आप उनके साथ रहते हैं, डू यू लिव विद देम। यहाँ पर आपको यस और नो लिखना है हर एक में कि आप क्या उनके साथ रहते हैं। और थर्ड कॉलम में है व्हेन डू यू विजिट देम, आप उनको कब विजिट करते हैं, आप उनसे कब मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, you have to fill this table on your level, आपके लेवल पे ही आपको ये टेबल फिल करनी है। बट फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए मैं एक टेबल शो कर देता हूँ। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस टेबल आल्सो, आप इस तरह से भी इस टेबल को फिल कर सकते हैं। नाना जी नानी जी जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा था, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि नाना जी नानी जी के साथ हम लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, तो इसमें हमें नो लिख देना चाहिए। और कब हम नाना जी नानी जी से मिलते हैं, इसको अगर आपको लिखना हो तो आप ये भी फिल कर सकते हैं। ऑन सम फेस्टिवल्स, कुछ त्योहारों पर, ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में, और इन केस ऑफ नेसेसरी वर्क, या किसी जरूरी कार्य के दौरान या किसी जरूरी के कार्य के समय। तो 3 समय अपन मिलते हैं नाना जी नानी जी से, या तो हम फेस्टिवल्स पे मिलते हैं, या समर वैकेशन में गर्मी की छुट्टियों में हम जाते हैं, और इन केस ऑफ नेसेसरी वर्क, या किसी जरूरी कार्य के केस में यानी प्रकरण में। तो ये आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कुछ एक लिखना चाहते हैं तो एक भी लिख सकते हैं, यानी आप अपने नाना नानी से कब मिलते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप लिख सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन था इसमें दादा दादी का ऑप्शन था। सेकंड यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, सेकंड रो में पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर यानी दादा दादी से क्या आप उनके साथ रहते हैं, तो नॉर्मली हम उनके साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने यस लिख दिया है। और यहाँ पर कब आप उनसे मिलते हैं, तो हम लोग जब साथ ही रहते हैं तो मिलते ही रहते हैं। वी लिव टुगेदर, हम साथ रहते हैं, तो साथ ही रहते हैं तो फिर एनी टाइम मिलते हैं। थर्ड जो था यहाँ पर वो था बुआ जी फूफा जी का। तो बुआ जी फूफा जी का जो कॉलम है उसमें
हम उनके साथ नहीं रहते हैं इसलिए हम नो लिखेंगे। कब हम उनसे मिलते हैं? व्हेन देयर इज सम नेसेसरी वर्क। व्हेन यानी जब, देयर इज सम नेसेसरी वर्क, देयर यानी वहां, इज यानी है, सम यानी कोई, नेसेसरी यानी जरूरी, वर्क मीन्स कार्य। जब कोई वहां पर जरूरी कार्य होता है तो हम उनसे मिलते हैं। द नेक्स्ट रॉ इज, द नेक्स्ट ऑप्शन इज मौसाजी मौसी जी। तो मौसाजी मौसी जी के साथ भी नॉर्मली हम नहीं रहते हैं इसलिए हम इसमें नो लिख देंगे। और कब हम उनसे विजिट करते हैं उनको? व्हेन देयर इज सम नेसेसरी वर्क। यहां पर भी वही लिखना है जो ऊपर लिखा है कि जब कोई नेसेसरी वर्क होता है, जरूरी कार्य होता है, तो हम उनको विजिट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक ए टेबल लाइक दिस। इस तरह की टेबल आपको बनानी है। टेबल इज ऑफ 3 कॉलम्स एंड 5 रोज। ये जो टेबल है इसमें 3 कॉलम्स हैं और 5 रोज है। इस तरह की टेबल आपको बनानी है अपनी नोटबुक में। उससे पहले आपको ये क्वेश्चन राइट करना है। देन यू हैव टू राइट द ड्रॉ द टेबल एंड फिल द इंफॉर्मेशंस। और उसके बाद ये टेबल ड्रॉ करके आपको इंफॉर्मेशंस फिल करनी है। लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट। आइए अब अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने एक यहां पर आपको रिटर्न वर्क दे दिया है, ध्यान रखिएगा इसका। जो मैंने ये टेबल वाला क्वेश्चन आपको कराया है और उसका आंसर भी मैंने बताया है, उस आंसर में आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैंने केवल हेल्प के लिए आपको क्या आप भर सकते हैं वो आपको बता दिया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडॉप्शन। अगला जो पॉइंट है वो है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। यहां पर हम गोद लेने के बारे में पढ़ेंगे, एडॉप्शन के बारे में पढ़ेंगे। वंस यानी एक बार, ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान यानी बारिश के मौसम के दौरान, पूजा एंड नेहा, पूजा और नेहा वेंट ऑन ए पिकनिक। वेंट यानी गए, ऑन ए पिकनिक एक पिकनिक पर। अभी भी बारिश का मौसम चल रहा है, पिकनिक का माहौल है, तो पूजा और नेहा भी पिकनिक पर गए। एट ए प्लेस एक स्थान पर, फार अवे दूर, दूर के एक स्थान पर एक पिकनिक पर गए वो, फ्रॉम देयर स्कूल, स्कूल से। देखिए स्कूल से हम लोग भी हर साल टूर पर जाते हैं आपको, और लगभग वही सितंबर अक्टूबर में हम जाते हैं। तो हम लोग कई जगहों पर गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हम गए हैं। और जो लोग स्कूल के टूर में गए हैं उनको नॉलेज में होगा कि एक पिकनिक की तरह इंक्लूडेड, पिकनिक भी उसमें इंक्लूडेड होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे प्लेसेज पर जाकर के वहाँ पर हम मिल करके खेलते कूदते भी हैं, और उसमें हम लंच भी करते हैं इकट्ठे सब लोग मिल करके। तो ये हम लोग भी इसका एक्सपीरियंस रखते हैं जो लोग गए हैं। तो वो भी जो रेनी सीजन के ड्यूरिंग यानी रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम के दौरान ये दोनों पूजा और नेहा स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गए। दे एंजॉयड, उन्होंने आनंद लिया, एंड प्लेड और खेले, विद देयर फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के साथ, इन द गार्डन, गार्डन में, बगीचे में। टॉकिंग यानी बात करते हुए, टेकिंग लंच, लंच लेते हुए, इन द गार्डन, गार्डन में, गार्डन में लंच लेते हुए यानी दोपहर का खाना खाते हुए। अरुण एक क्लासमेट, अरुण जो कि एक क्लासमेट था, क्लासमेट वो होता है जो आपकी क्लास में पढ़ता है, जो स्टूडेंट आपकी क्लास में पढ़ता है वो आपका क्लासमेट कहलाता है। अरुण एक क्लासमेट था। आस्क्ड मयंक, उसने मयंक को पूछा, हु इज शी विद यू। हु यानी कौन, इज मीन्स है, शी यानी वह। लड़कियों के लिए शी यूज किया जाता है, लड़कों के लिए ही यूज किया जाता है। यहां पर शी आया है, इसका मतलब लड़की के बारे में पूछा जा रहा है। हु इज शी, वह कौन है, विद यू तुम्हारे साथ। कोई लड़की मयंक के साथ आई थी पिकनिक पर, तो अरुण उसका जो क्लासमेट है वो उसको आस्क करता है, पूछता है, हु इज शी विद यू, कौन है वो तुम्हारे साथ। मयंक सैड, मयंक ने कहा, दिस इज माई यंगर सिस्टर। यंगर मीन्स होता है छोटी, किसी और से छोटी यानी उससे खुद से छोटी। दिस इज माई यंगर सिस्टर, ये मेरी यंगर सिस्टर है, ये मेरी छोटी बहन है। तो अरुण कहता है, शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, अर्लियर यानी इससे पहले। शी वॉज नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, सीन यानी देखी गई है, देखी गई थी, वॉज यानी थी, शी यानी वह कभी नहीं देखी गई थी, विद यू तुम्हारे साथ, अर्लियर यानी इससे पहले। आज से पहले तो उसको हमने कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा, अगर वो तुम्हारी सिस्टर है। हाउ डिड इट हैपन सडनली,
हाउ यानी कैसे, डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट के लिए, इट यानी यह, हैपन यानी होता है घटित होना, लेकिन डिड आ गया है इसलिए घटित हुआ। सडनली यानी अचानक, ये अचानक कैसे घटित हुआ, यानी आज तक तो इस लड़की को हमने कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा, अचानक ऐसा कैसे हुआ, सडनली कैसे हुआ। तो मयंक उसको बोलता है शी इज न्यू टू अवर फैमिली, शी यानी वह, इज यानी है, न्यू यानी नई, टू अवर फैमिली हमारे परिवार में, वह हमारे परिवार में नई है, न्यू है, वो न्यू मेंबर है हमारे परिवार की, नई मेंबर है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि कोई मेंबर अचानक कैसे प्रकट हो सकता है फैमिली में, तो वो कहता है कि वो हमारी फैमिली में नई है। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, हैव अडेप्टेड हर, उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। हैव का प्रयोग होता है जो परफेक्ट टेंस के लिए होता है, यानी चुका है, चुकी है, इस तरह का हिंदी मीनिंग आता है। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, अडॉप्टेड यानी गोद लेना होता है, हैव अडॉप्टेड यानी गोद ले चुके हैं, हर यानी उसे, मेरे जो पेरेंट्स है वो उसको गोद ले चुके हैं। जस्ट एज आई, जैसे कि, एज यानी तरह है, आई यानी मैं, एम यानी हूं, जैसे कि मैं हूं, जस्ट एज आई एम, जैसे कि मैं हूं। द सन टू माई पेरेंट्स, बेटा टू माई पेरेंट्स यानी मेरे पेरेंट्स के लिए, जैसे कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए बेटा हूं, सन यानी बेटा हूं। द सेम वे, इसी तरह, शी इज द डॉटर, वह डॉटर है, वह बेटी है, टू माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के लिए, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स के लिए सन हूं, बेटा हूं, वैसे ही वो जो है वो मेरे पेरेंट्स के लिए डॉटर है, बेटी है। सो इसलिए दिस इज माई सिस्टर, यह मेरी बहन है। शी इज वेरी डियर टू मी, डियर यानी प्यारी, वो मुझे बहुत प्यारी है, वो मुझे बहुत प्रिय है। शी वॉक्स, वह चलती है, विद मी मेरे साथ, एंड इमिटेट्स मी, और मुझे इमिटेट करती है। इमिटेट का मतलब होता है कॉपीज यानी नकल करना, किसी की नकल निकालना, उसकी जैसे जैसे करना, उसको इमिटेट कहते हैं, कॉपी करना भी कहते हैं इसको। तो वो मेरे साथ साथ चलती है और मुझे इमिटेट करती है, इमिटेट यानी मेरी नकल करती है, जैसा मैं करता हूँ वैसे ही वो करती है। तो आपने इस कन्वर्सेशन से, ये जो बातचीत हुई यहाँ पर मयंक और अरुण के बिटवीन, ये जो मयंक और अरुण के बिटवीन जो कन्वर्सेशन हुई है, इसमें आपको नॉलेज में आया होगा कि कैसे अडॉप्ट जो चाइल्ड होता है, जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है, तो वो किस तरह से रहता है, जैसे असली बच्चा होता है वैसे ही जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है वो भी रहता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन टाइप बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, लीगल का मतलब होता है कानूनी, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, प्रोवाइड यानी प्रदान करना, कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसी बच्चे को कानूनी सुरक्षा देना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को खो देते हैं, जो माता पिता, कईयों के माता पिता दुनिया में नहीं रहते हैं या किसी और कारण से वो खो देते हैं, उनको अनाथ कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में उनको ऑर्फन चाइल्ड कहा जाता है। तो उनको कानूनी सुरक्षा देने के लिए, टू प्रोवाइड यानी प्रोवाइड कराने के लिए या प्रदान करने के लिए, लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी सुरक्षा, टू एनी रिलेटिव किसी संबंधी को, और एनी अदर चाइल्ड या किसी दूसरे बच्चे को, यानी किसी संबंधी का भी बच्चा हो सकता है या कोई दूसरा भी बच्चा हो सकता है, उसको लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए करना इज कॉल्ड अडॉप्शन, इसको अडॉप्शन कहते हैं, इसको गोद लेना कहते हैं। यानी अगर आप किसी रिलेटिव के बच्चे को, यानी अपने किसी संबंधी के बच्चे को या किसी अदर चाइल्ड को या किसी दूसरे बच्चे को अगर आप लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप कानूनी सुरक्षा उसको प्रदान करते हैं किसी बच्चे को, तो ये गोद लेना कहलाता है, इसको अडॉप्शन कहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि गोद लेने का मतलब ये हो गया कि किसी भी बच्चे को लेकर आ गए और घर में रखना शुरू कर दिया, इसको गोद लेना नहीं कहते हैं। कानूनी प्रक्रिया से कानून को ये बताना पड़ता है, कानून को ये इन्फॉर्म करना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है कि मैं फलां बच्चे को गोद ले रहा हूँ, आज के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, जैसे मेरा खुद का बच्चा होगा वैसे ही मैं इस बच्चे को रखूँगा, इसको प्रोटेक्ट करूँगा, इसको मैं आगे पढ़ाई लिखाई कराऊंगा,
और इसको ग्रो करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी करूँगा। ऐसी सारी जिम्मेदारी लेकर के कानूनी रूप से ऐसा एक लेटर देना होता है कोर्ट में, या जहाँ पर भी जो ऑथेंटिसिटी होती है वहाँ पर। तो इस तरह से जब किसी बच्चे को कानूनी रूप से रखा जाता है और उसका अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया जाता है, इसको एडॉप्शन कहते हैं, गोद लेना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं गोद लेना क्या होता है, एडॉप्शन क्या होता है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ये एक चीज यहाँ पर दी गई है, इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पर एक नया शब्द, डिफिकल्ट शब्द है, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य के बारे में, के सरल अगर आपको मैं इजी तरीके से इसका अर्थ समझाना चाहूँ तो के बारे में, ऐसा आप समझ सकते हैं। हिंदी में शुद्ध अगर इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य का मतलब इजीली अगर आप समझना चाहें तो के बारे में। फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में से, बच्चों के बारे में से, यानी बच्चों के बारे में अगर अपन बात करें, चिल्ड्रन के प्रोस्पेक्टिव में यानी बच्चों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें या बच्चों के बारे में हम बात करें, द फैमिली इज ए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। यहां पर फिर एक नया और डिफिकल्ट शब्द है, ओरिएंटेशन का मतलब है उन्मुखीकरण, यानी किसी चीज को, कोई चीज जब बढ़ती है, उन्मुख होना यानी बढ़ना और हर दिशा में बढ़ना, हर प्रकार से बढ़ना, इसको उन्मुखीकरण कहते हैं। तो अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों के प्रोस्पेक्टिव में बात करें, उनके परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो फैमिली जो होती है, जो परिवार होता है, इज ए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, तो वो उन्मुखीकरण का एक परिवार होता है। यानी बच्चों को उन्मुख करने की जो संस्था होती है, या बच्चों को जो सभी दिशाओं में बच्चों की वृद्धि करती है, उनका डेवलपमेंट करती है, उनका उन्मुखीकरण करती है, तो ऐसी एक संस्था, ऐसी एक जगह होती है फैमिली, जिसको हम कहते हैं। तो हम बच्चों की अगर बात करें, बच्चों के प्रोस्पेक्टिव में हम बात करें, द फैमिली इज ए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, तो जो फैमिली होती है वो ओरिएंटेशन की फैमिली होती है, उन्मुखीकरण का परिवार होता है, बच्चों को जो कि उन्मुख करता है, आगे बढ़ाता है। द फैमिली सर्व्स, सर्व यानी होता है सेवा करना, कार्य करना या सेवा करना। द फैमिली सर्व्स, परिवार जो है वो सर्व करता है यानी सेवा करता है या कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? टू लोकेट चिल्ड्रन, लोकेट का मतलब ढूंढना भी होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है स्थापित करना, किसी चीज को रखना, स्थापित करना, तो इसको लोकेट करना कहते हैं। तो परिवार किसके लिए सर्व करता है, फैमिली किसके लिए सेवा करती है या कार्य करती है? टू लोकेट चिल्ड्रन, बच्चों को स्थापित करने में। किस जगह पर स्थापित करने में? सोशियली, यानी सामाजिक रूप से। बच्चों को सामाजिक रूप से स्थापित करने के लिए एंड प्लेज और रोल, और निभाती है ए मेजर रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका। ये सब बातें किसके लिए हो रही है? फैमिली के बारे में, कि फैमिली सेवा करती है एक बच्चे को सामाजिक रूप से लोकेट करने के लिए, उसको सामाजिक रूप से स्थापित करने के लिए, समाज में उसको स्थापित करने के लिए, और एक मेजर रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका प्लेज यानी निभाती है परिवार इन देयर एनकल्चरेशन। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, और कल्चरेशन यानी सांस्कृतिकरण, एनकल्चरेशन यानी संस्कृतिकरण करना, किसी का संस्कृति सिखाना, किसी को संस्कृति से ओतप्रोत करना, किसी बच्चे को संस्कृति की बातें सिखाना, इसको एनकल्चरेशन कह सकते हैं हम। तो ये एक फैमिली जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी बच्चे को एनकल्चरेशन यानी उसका संस्कृतिकरण करने में, उसको संस्कृति की बातें सिखाने में, एंड सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकीकरण। बच्चे का सामाजिकीकरण यानी समाज की बातें सिखाने में, उसको कल्चर की बातें सिखाने में जो ये फैमिली होती है वो मेजर रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और बच्चे को सोशली यानी सामाजिक रूप से लोकेट यानी स्थापित करने में अपनी सर्विस देती है फैमिली, अपनी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती है। इस तरह का की जो संस्था है वो फैमिली होती है। तो अगर थोड़ा सा ये टिपिकल है,
इसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स को यूज किया गया है, लेकिन मैंने आपको डीपली समझाने की कोशिश की है कि फैमिली वास्तव में क्या है। तो आपने फैमिली के बारे में यहाँ पर बताया गया, और ये एक नॉलेज के लिए है केवल। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि फैमिली इस तरह की चीज होती है कि बच्चों के बारे में, अगर मैं पूरे का एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि बच्चों के बारे में अगर हम अपन बात करें तो फैमिली एक उन्मुखीकरण की संस्था है। एक ऐसी संस्था है जहां पर बच्चों का उन्मुखीकरण होता है, बच्चों का विकास होता है, और फैमिली अपनी सेवाएं देती है बच्चों को सामाजिक रूप से स्थापित करने में, और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फैमिली बच्चों के सांस्कृतिकीकरण में और सामाजिकीकरण में। ये इसका मतलब है। और जो कि क्या आपको पता था, तो निश्चित रूप से शायद आपको पता नहीं होगा, तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपने इस दौरान सीखी होंगी। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ ऑफ दिस सेशन। अपने सेशन का टाइम ओवर हो गया है। टुडे आई हैव गिवन यू 1 क्वेश्चन फॉर रिटन वर्क। आज मैंने एक क्वेश्चन आपको रिटन वर्क में दे दिया है। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है, ये मैं बता चुका हूं। एंड ड्रॉ द टेबल एंड फिल द इंफॉर्मेशन, एंड आई हैव आल्सो शोन यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। और मैंने आपको स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का आंसर भी शो कर दिया है। यू हैव टू डू द रिटन वर्क एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम। आपको अपना ये रिटन वर्क कंप्लीट करना है और इनको लर्न करने के लिए भी ट्राई करते रहना है। एंड यू शुड वॉच द वीडियो, कंसंट्रेट विद द कंसंट्रेशन। बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो देखना चाहिए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। और जिन लोगों के पास बुक्स है उनको बुक से जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक फिर से स्टडी करना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन नाउ। अगले सेशन में हम मिलेंगे। टिल दैट, डू योर वर्क कंप्लीट इन ए बेटर हैंड राइटिंग। सी यू एंड बाय।